हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो 1 में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 4 कितना है? 4 है। पार्ट कितना? 4 है। पार्ट 4 है, मैंने लेक्चर कितना? ये 4 है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अगर अम्ल, क्षारक और लवण का शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो मैंने पार्ट 1 लेक्चर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3 और ये लेक्चर कितना है? 4 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तनुकरण। क्या पढ़ेंगे? तनुकरण। क्या पढ़ेंगे? तनुकरण। तो तनुकरण क्या, एकदम ध्यान समझिएगा। तनुकरण क्या है? तो अम्ल में क्षारक जल में अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे। जल में किसको मिलाएंगे? अम्ल या क्षारक को। जल रहेगा उसमें अम्ल या क्षारक को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो जो उसके आयन सांद्रता रहेगा, उसके आयतन में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगा। तो जो कमी आने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्या? तनुकरण। उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? तनुकरण। तनुकरण क्या है? तो जल में अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे तो उसके जो आयन सांद्रता रहेगा, उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन क्या होती है? कमी आ जाती है, माने कम जाता है। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तनुकरण। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण। समझ में आ गया होगा तनुकरण क्या है? तनुकरण क्या है? जल में क्या मिला देंगे? अम्ल या क्षारक को। जब भी मिलाते हैं तो जल में मिलाते हैं अम्ल या क्षारक को, तो उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन क्या होती है? कमी आ जाती है। तो उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? तनुकरण। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तनुकरण। जो कमी आती है उस कमी आने की प्रक्रिया को बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण। समझ में आ गया होगा? स्टार देकर लिखिएगा तनुकरण। तनुकरण स्टार देकर लिखिएगा तनुकरण। और तनुकरण का परिभाषा लिख देना है कि तनुकरण क्या है। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन कमी आ जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तनुकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तनुकरण। समझ में आ गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज समझना, इसमें जल में अम्ल या क्षारक को घुलाते हैं तो उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। जल में अम्ल या क्षारक को घुलाने की प्रक्रिया जो है क्या है? उष्मा निकलता है, तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे तो जो मिलाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तीर का निशान देकर लिख लीजिएगा। तीर का निशान देकर लिख लीजिएगा कि जल में अम्ल या क्षारक को घुलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी है। कैसी प्रक्रिया? उष्माक्षेपी है। कैसी है? उष्माक्षेपी है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तनुकरण में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। पीएच स्केल। पीएच स्केल। चलिए अब जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल क्या है कि कोई भी विलयन रहेगा तो उसकी आयन सांद्रता का ज्ञात करने के लिए, मैंने पता लगाने के लिए कि उसमें कितना आयन है। कोई भी विलयन रहेगा उसमें कोई भी विलयन का आयन सांद्रता पता लगाने के लिए सन 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसन कब? 1909 ईस्वी में एक स्केल विकसित किए थे। क्या किए थे? एक स्केल का निर्माण किए थे। उसी स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। उसी स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। कहेगा पीएच स्केल क्या है? तो बोलेंगे कोई भी विलयन में, किसी भी विलयन में आयन सांद्रता का पता लगाने के लिए, कोई भी विलयन में आयन सांद्रता का पता लगाने के लिए उसके उन्होंने मैंने किने तो एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल विकसित किए। उसी स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल ये क्या है? कोई भी विलयन का आयन सांद्रता का पता लगाता है। कोई भी विलयन का आयन सांद्रता का पता लगाता है, इसी बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। फिर समझिएगा, कहेगा पीएच स्केल क्या है? तो किसी भी विलयन में आयन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए
सन 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसन ने एक स्केल विकसित किया था जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। चलिए और समझते हैं इसमें पीएच स्केल में पी जो है पूषांश है। पीएच स्केल में पूछेगा पी क्या है? पूषांश है। पी को क्या बोलते हैं? पूषांश। पी को क्या बोलते हैं? पूषांश। पीएच स्केल में पी क्या है? पूषांश है, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। पूछेगा पीएच स्केल में पी क्या है, तो बोलेंगे पूषांश। क्या है? पूषांश, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। और एच क्या है? हाइड्रोजन। एच क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको लिखते हैं हाइड्रोजन। एच क्या है? हाइड्रोजन। एच क्या है? हाइड्रोजन, जिसका अर्थ क्या होता था? हाइड्रोजन आयन। जिसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। जिसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन क्या होता है? आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कहेगा पीएच स्केल क्या है? तो किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसन ने एक स्केल विकसित किया था। उस स्केल को ही बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी क्या है? पूषांश है। पीएच स्केल में पी को क्या बोलते हैं? पूषांश, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। और एच क्या है? हाइड्रोजन, जिसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। इसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। अब कहेगा, आप लोग तीर का निशान देकर लिखिएगा, इसको स्टार देकर लिखिएगा, उतना लिख लेना है। कहते हैं तीर का निशान देकर लिखिएगा। पीएच स्केल में पी पूषांश है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। पीएच स्केल में पी पूषांश है, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। और अगला तीर का निशान लिखिएगा कि पीएच स्केल में एच हाइड्रोजन है, जिसका अर्थ हाइड्रोजन आयन होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। आगे समझिएगा। आप कहेगा पीएच का अर्थ क्या होता है? पीएच का अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे पीएच का सामान्य अर्थ हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। अगला तीर का निशान लिख लीजिएगा कि पीएच का सामान्य अर्थ हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। इतना तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझिए ध्यान से। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकित रहता है। कहेगा पीएच स्केल में कहां से लेकर कहां तक रहता है? 0 से 14 तक। पीएच स्केल में कहां से कहां रहता है? 0 से 14 तक। पीएच स्केल में कहां से कहां रहता है? 0 से 14 तक। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ले रहे हैं 0, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 0। एक स्केल ऐसे रहेगा, एक लाइनिंग खींच लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। और कहां से रहेगा? पीएच स्केल कहां से कहां रहेगा? 0 से लेकर कहां तक रहेगा? 14 तक। 0 से लेकर कहां तक रहेगा? 14 तक। 0 से लेकर कहां तक रहेगा? 14 तक। तो इसके बीच में मैंने मान के चलिए, यहाँ से 0, यहाँ से क्या है? 14 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3। यहाँ हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको 12 कर दे रहे हैं, 12। और आगे बढ़ जा रहे हैं। ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। तब पीएच स्केल में कहां से कहां तक अंकित रहता है? 0 से लेकर कहां तक रहता है? 14 तक। पीएच स्केल में कहां से कहां तक रहता है? 0 से 14 तक। और समझिएगा, इसमें ध्यान से समझना है। उदासीन बिलियन का कहेगा पीएच मान। ये क्या है? पीएच मान है। पीएच मान है। तो उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है 7। उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। ये 7 जो है किसका? उदासीन बिलियन का। पूछेगा उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। और 7 से इधर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? 7 से इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 7 से अधिक रहेगा तो अम्ल क्षारीय। 7 से अधिक रहेगा क्या हो जाएगा? क्षारीय। मतलब क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब यहाँ इधर से जब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बढ़ेंगे तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। माने 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। और जब 7 से कम रहेगा, 7 से क्या रहेगा? कम रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय। 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। फिर समझना एक बार ध्यान से।
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना 7। एग्जाम में बार बार पूछता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या बोलेंगे क्षारीय, मतलब क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक। 7 से क्या होता है अधिक, क्या देगा अम्लीय, तो 7 से क्या है कम, तो 7 से कम रहेगा पीएच मान 7 से कम तो समझेंगे अम्लीय, अर्थात अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है कम होता है, 7 से क्या होता है कम होता है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, ध्यान से एकदम समझिएगा। इसमें थोड़ा सा इधर जाते हैं, चलिए समझिएगा। जब हम लोग इधर से इधर आते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है, इधर से इधर जाते हैं तो अम्लीयता क्या होता है बढ़ता है। 7 से मैंने 6 5 4 3 2 1 0, तो इधर से इधर आएंगे तो अम्लीयता क्या होगा बढ़ेगा, अम्लीयता क्या होगा बढ़ेगा, अम्लीयता क्या होता है बढ़ता है, अम्लीयता क्या होता है बढ़ता है। और जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है, इधर से इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता क्या हो जाएगा बढ़ेगा, क्षारीयता क्या होगा बढ़ता है, क्षारीयता क्या होता है बढ़ता है, क्षारीयता क्या होता है बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। मतलब समझना है 7 से रहेगा उदासीन, 7 रहेगा क्या उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। लेकिन पूछेगा कि अम्लीय है, 2 को मान दे देगा, कहेगा कौन ज्यादा अम्लीय है, तो 6 फिर 5 4 3 2 1 0, तो कहेगा सबसे ज्यादा अम्लीय कौन इसमें, तो जब इधर से इधर आएंगे तो अम्लीयता क्या होगा बढ़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है 0। फिर कहेगा उससे भी कम कौन होता है तो 1, उससे भी कम कौन होता है 2, उससे भी कम कौन होता है 3। मतलब अगर 2 का बात की जाए कि 2 को लेंगे, जैसे 1 ले रहे हैं, 1 लेंगे, 1 का रहेगा अम्लीय मान, अम्लीय पीएच मान 1, और दूसरा का अम्लीय पीएच मान रहेगा 6, तो कह देगा अम्लीय में हम लोगों को कह देगा इसमें से कौन ज्यादा अम्लीयता, माने पीएच मान किसका सबसे ज्यादा है, पीएच मान किसका सबसे ज्यादा है, तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा तो 1 का, किसका हो जाएगा 1 का अम्लीयता जो रहता है, अम्लीयता पीएच मान क्या सबसे ज्यादा रहेगा, 6 का क्या रहेगा कम रहेगा, 6 का क्या रहेगा कम रहेगा। तो ध्यान रखना है कि इधर से जब जाएंगे 7 से जब इधर आते हैं तो क्या होता है अम्लीयता बढ़ता है, लेकिन 7 से जब अधिक जाएंगे तो क्षारीयता क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। तो पूछ देगा सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय कहेगा क्या देगा 8 है कि 9 है, तो क्या बोलेंगे क्षारीयता किसका ज्यादा है 8 का कि 9 का, तो बोलेंगे 9 का, क्षारीयता क्या है ज्यादा है। लेकिन अगर इसी में क्या देगा ऑप्शन दे देगा, इनमें से कहेगा कि इनमें से कौन सबसे, इनमें से कौन अधिक अम्लीय है, इनमें से कौन अधिक अम्लीय है, ऐसे 4 को ऑप्शन दे देगा, कह देगा 2 4 6 और कह देगा 7, कह देगा इस चारों में से कहेगा सबसे अधिक अम्लीयता किसके पास है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सबसे कम पूछेगा अम्लीय कौन हो जाएगा, सबसे कम अम्लीय कौन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, सबसे कम अम्लीय कहेगा कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 से क्या होता है उदासीन होता है। लेकिन अगर इसमें से पूछ देगा क्षारीयता, क्या पूछेगा क्षारीयता, तो कहेगा क्षारीयता सबसे ज्यादा कौन होता है, अगर ऑप्शन दे देगा 9 10 13, कहेगा इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन है तो कौन होता है 13, और सबसे कम कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 7 से जब उधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, और 7 से जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता क्या हो जाएगा बढ़ेगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। तीर का निशान देकर लिखिएगा, इसको कैसे नोट करना है, तीर का निशान देकर लिखना है, और लिखना है पीएच स्केल 0 से 14 तक अंकित रहता है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकित रहता है। और ये फिगर बना लीजिएगा, ये फिगर क्या करना है बना लेना है। फिगर बनाने के बाद ये लिख देना, इधर अम्लीयता बढ़ता है, इधर क्या होता है क्षारीयता बढ़ता है, समझ में आ जाएगा। 2 को मान दे देगा, कह देगा सबसे अधिक कौन अम्लीय बता दिए हैं, समझ में आ गया होगा। और तीर का निशान देकर लिखिएगा, इसके नीचे ही लिखना है तीर का निशान देकर फिगर बनाने के बाद कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला तीर का देकर फिर लिखिएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला तीर का देकर लिखिएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये तीनों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अम्लीय का, क्षारीय का, उदासीन का, इसलिए एकदम ध्यान में रखना है। 7 से कम कहेगा तो अम्लीय, 7 कहेगा तो उदासीन, 7 से अधिक करेगा तो क्षारीय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएच क्या है, पीएच क्या है, पीएच क्या है, तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के या किसी विलयन के हाइड्रोजन सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को क्या बोलते हैं पीएच बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीएच बोलते हैं। कोई विलयन रहेगा उसके हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं पीएच, क्या बोलते हैं पीएच। मतलब पीएच बराबर
माइनस लॉग एच प्लस, या 1 लॉग एच प्लस, 1 का होगा लॉग एच प्लस, एच प्लस। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है। कोई विलयन रहेगा, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग, देखिए ऋणात्मक क्या है? लॉग है। कोई विलयन रहेगा उसका हाइड्रोजन आयन, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को, ही क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। को पूछे पीएच क्या है, तो कोई विलयन के या किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन के कौन लॉग है? तो ऋणात्मक लॉग है। कौन लॉग है? ऋणात्मक लॉग को ही क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। कोई पूछेगा पीएच क्या है, तो कोई विलयन रहेगा उसके हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को, कौन लॉग को बोलेंगे? ऋणात्मक लॉग को क्या बोल देंगे? पीएच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीएच बोलेंगे। ऋणात्मक लॉग क्या बोलेंगे? पीएच। पीएच बराबर कहेगा तो माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस। समझ में आ गया होगा पीएच क्या है? कोई विलयन रहेगा उसके हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को क्या बोल दीजिएगा? पीएच। क्या बोल देंगे? पीएच। क्या बोल देंगे? पीएच। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं दैनिक जीवन में हम लोग को पीएच का क्या क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, माने उसका क्या क्या कार्य है दैनिक जीवन में। पीएच का, किसका? पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, एकदम ध्यान समझेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव इससे बार बार पूछता है, अब बहुत बार पूछा हुआ है, समझना ध्यान से। पीएच का क्या क्या महत्व है, तो हमारा शरीर का पीएच परास या परिसर, जैसे हम लोग का मानव शरीर का पीएच परास अर्थात परिसर कितना कितना के बीच कार्य करता है, कितना से कितना के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8, 7 से कितना 7.8 के बीच कार्य करता है। और एग्जाम में बार बार पूछता है कि मानव शरीर या हमारे शरीर, मानव शरीर का देगा या हमारा शरीर का, जैसे हम लोग मनुष्य का शरीर या मानव शरीर या कहेगा हमारे शरीर का पीएच परास कितना कितना बीच कार्य करता है, तो 7 से कितना के बीच, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7.0 को क्या बोलते हैं? 7 बोलते हैं, तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तीर का निशान देकर ऊपर में अक्षर देकर लिख लीजिएगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब तीर का निशान देकर लिख लीजिएगा, तीर का निशान देकर लिखना है कि हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। कहेगा मानव शरीर का या हमारे शरीर का पीएच परास कितना कितना बीच कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एकदम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा बिहार बोर्ड का बात किया जाए तो बहुत बार पूछा हुआ है कि मानव शरीर अर्थात हमारे शरीर का पीएच परास कितना के बीच कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। चलिए अब आगे जानते हैं अम्ल वर्षा, स्टार देकर लिखेगा अम्ल वर्षा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अम्लीय वर्षा या इसे बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्लीय वर्षा या क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा होती है अर्थात बूंद पड़ता है, वर्षा होती है, क्या होती है? बूंद पड़ता है, तो उसका जो जल रहता है, उसका क्या रहता है? जो जल रहता है, पानी रहता है, उस पानी को मापेंगे, यदि उसका पीएच मान मापेंगे, उस पानी या जल को मापेंगे, यदि उसका पीएच मान 5.6 से कम जाए, उस जल का जो वर्षा होगी उस जल का पानी का पीएच मान अगर 5.6 से क्या हो जाए? कम जाए, 5.6 से क्या हो जाएगा? कम जाएगा, तो वैसे जो जल रहेगा उस जल को ही बोलते हैं, उस वर्षा जल को ही बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मतलब वर्षा होती है तो उस समय जो उसका जल रहता है और पानी रहता है, उस पानी का यदि पीएच मान 5.6 से क्या हो जाए? कम जाए, 5.6 से क्या हो जाए? कम जाए, तो वैसे वर्षा को ही बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या बोल देंगे? अम्लीय वर्षा। दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा अम्लीय वर्षा है क्या, तो बोलेंगे जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम जाता है तो वैसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ में आ गया होगा अम्लीय वर्षा क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आता है तीर का निशान देकर लिखेगा, तीर का निशान देकर लिखेगा, पहले समझा रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी, कौन मिट्टी? उपजाऊ मिट्टी या इसे बोलते हैं आदर्श मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी या आदर्श मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी या क्या मिट्टी? आदर्श मिट्टी का पीएच परास कितना कितना के बीच होता है? तो 7 से
7.6 के बीच होता है। 7 से 7 पॉइंट कितना होता है? 6 होता है। 7 से 7 पॉइंट कितना होता है? 6 कार्य करता है। माने उपजाऊ मिट्टी या आदर्श मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.6 के बीच होता है। 7 से 7.6 के बीच होता है। ये भी एग्जाम्पल दू ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उपजाऊ मिट्टी या आदर्श मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.6 होता है। 7 से 7 पॉइंट कितना होता है? 6 होता है। लेकिन ध्यान समझना है कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, जब मिट्टी क्या हो जाएगा? अम्लीय। चलिए आगे समझते हैं इसमें कि आदर्श मिट्टी का पीएच मान या उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान क्या है, कितना कितना बीच होता है? तो 7 से 7.6 के बीच होता है। 7 से 7.6 के बीच होता है। लेकिन जब मिट्टी अम्लीय हो जाए, क्या हो जाए? अम्लीय। जब मिट्टी का पीएच मान क्या हो जाए? अम्लीय हो जाए। पीएच उसका मापेंगे और अब मिट्टी क्या हो जाए? अम्लीय हो जाए। मिट्टी क्या हो जाए? अम्लीय हो जाए। तो इस अम्लीयता को दूर करने के लिए, मतलब इसको उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? क्षारीय का, माने क्षारीय पदार्थ का उपयोग करेंगे। जब मिट्टी अम्लीय हो जाता है तो उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? क्षारीय पदार्थ का। किसका करेंगे? क्षारीय पदार्थ का। क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ध्यान समझना, क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग उपयोग करते हैं बुझा हुआ चूना का, बुझा हुआ चूना का, या बिना बुझा हुआ चूना का, या चौक का। किसका उपयोग करते हैं? चौक का। कोई पूछेगा कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसे उदासीन बनाने के लिए किस क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं? किस क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं CaOH का होल 2, और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या चौक, या किसी को कहते हैं चौक, इसी को बोलते हैं चौक। क्या बोलते हैं? चौक। क्या बोलते हैं? चौक। तो कह देगा, फिर समझना कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाए, जब मिट्टी का पीएच मान मापेंगे और वह अम्लीय हो जाए, मिट्टी कैसा हो जाएगा? अम्लीय। तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए अर्थात उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो क्षारीय पदार्थ। किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थ का। लेकिन क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो बुझा हुआ चूना का, बुझा हुआ चूना का, या बिना बुझा हुआ चूना का, या चौक का, या चौक का। समझ में आ गया होगा? तीर का निशान देकर लिखिए। तीर का निशान देकर लिख लेना है कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसे उदासीन बनाने के लिए क्षारीय पदार्थ के रूप में बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या चौक का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मिट्टी अम्लीय हो जाए, जब मिट्टी क्षारीय हो जाएगा, जब मिट्टी क्या हो जाएगा? क्षारीय। जब मिट्टी क्या हो जाएगी? क्षारीय। अगला तीर का अंदर का लिखना है कि जब मिट्टी, समझना पहले, जब मिट्टी क्या हो जाएगी? क्षारीय। तो इस क्षारीयता को दूर करने के लिए अर्थात उस मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अम्लीय पदार्थ का। किसका उपयोग करेंगे? अम्लीय पदार्थ का। किसका उपयोग करेंगे? अम्लीय पदार्थ का। और अम्लीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अम्लीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ढेंचा का। किसका उपयोग करते हैं? ढेंचा का, ढेंचा का, या जिप्सम का। ढेंचा का या ढेंचा का, या किसका? जिप्सम का। ढेंचा का, या किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का, जिप्सम का, जिप्सम। किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। जब मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय, तो उस क्षारीय प्रकृति को उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अम्लीय पदार्थ का। किसका? अम्लीय पदार्थ का। और अम्लीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ढेंचा का या जिप्सम का। ढेंचा का या किसका? जिप्सम का। ढेंचा का या जिप्सम का। समझ में आ गया होगा? तीर का निशान देकर लिखिए कि जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है तो उसे उदासीन बनाने के लिए अम्लीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और अम्लीय पदार्थों के रूप में ढेंचा या जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट, या उसे बोलते हैं उदर, हमारे पेट या उदर, हमारे पेट, हमारा पेट या उदर, उदर का मतलब इसी को बोलते हैं पेट को क्या बोलते हैं? उदर। तो हमारा पेट में कौन सा अम्ल रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। कोई पूछेगा हमारे पेट में, मतलब मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl, HCl। हमारे पेट में अर्थात हमारे उदर में, उदर को बोलते हैं पेट, उदर को क्या बोलते हैं? पेट में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना? 1.4। अर्थात इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगा? अम्लीय। प्रकृति कैसे हो जाएगा? अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो खुद करा, अम्ल करा, मैंने उसका पीएच मान कितना रहेगा? 7 से कम। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है?
मतलब हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। 1 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है। 1 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। लेकिन कभी कभी तो तीर कैसे का लिखेगा कि हमारे पेट में या उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका पीएच मान 1.4 होता है। 1 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या होती है? अधिक हो जाती है। क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो हमारे भोजन जो खाते हैं वह पचता नहीं है। वह भोजन क्या होता है? पचता नहीं है। जब हम लोग भोजन खाते हैं, कभी कभी भोजन हमारे पेट में क्या होता है? पचता नहीं है। जब वो भोजन नहीं पचता है तो हमें दर्द या क्या होता है? जलन का अनुभव होता है। दर्द होता है या जलन का अनुभव होता है। दर्द होता है या क्या होता है? जलन का अनुभव होता है। तो उस दर्द या जलन से छुटकारा पाने के लिए हम क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। मतलब उस अम्लता को नष्ट करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थ का। किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थ का। तो क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। मिल्क ऑफ किसका? मैग्नीशियम का, जिसका पीएच मान मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10 पॉइंट कितना होता है? 5। 10 पॉइंट कितना होता है? 5। 10 पॉइंट क्या होता है? 5। जो हम लोग गोली खाते हैं उसमें क्या रहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रहता है। मिल्क ऑफ क्या रहता है? मैग्नीशियम रहता है। मिल्क ऑफ क्या रहता है? मैग्नीशियम। फिर समझिएगा, हमारे पेट में, उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच मान कितना होता है? 1.4। लेकिन जब हमारे पेट में भोजन अच्छी तरह से पचता नहीं है तो हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है। उस दर्द या जलन से छुटकारा पाने के लिए, दर्द या जलन से छुटकारा पाने के लिए अर्थात उस अम्लता को नष्ट करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। और वह क्षारीय पदार्थ कौन है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है? 10.5। 10 पॉइंट क्या होता है? 5। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10.5। हम लोग पूछेगा कि हमारे पेट में अम्लता को दूर करने के लिए अर्थात उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, जिसका पीएच मान कितना होता है? 10.5। 10 पॉइंट क्या होता है? 5। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, तीर का अंदर लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला तीर का देखा लिखेगा, अगला तीर का निशान देखकर लिखिएगा। पहले समझ लीजिए अच्छा से। दांतों के सबसे ऊपरी परत, मतलब हमारा जो दांत है उस दांत की जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, दांत की जो सबसे ऊपर है उस परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। दांतों की जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है वह किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट की। CA3PO4 का होल 2। CA3PO4 का होल 2। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? CA3PO4 का होल 2। CA3PO4 का होल 2 होता है, जो दांतों को मतलब दांतों को झड़ने से सुरक्षा प्रदान करता है। जो दांतों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो पूछेगा कि दांतों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो इनामेल। कौन प्रदान करता है? इनामेल। वह दांतों की सबसे ऊपरी परत है जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट की। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। तीर के अंदर का लिखेगा कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। इनामेल कहते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। यह दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। दांतों को संरक्षण करती है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग कभी कभी कोई खाद्य पदार्थ, मीठी चीज खाते हैं तो दांत क्या होता है? गिरने लगता है, मतलब टूटने लगता है। जब हम लोग खाद्य पदार्थ, मीठी चीज को खाते हैं तो हमारे दांत में कीड़े, बैक्टीरिया ये सभी फंस जाते हैं तो दांत क्या होता है? गिरने लगता है। दांत क्या होता है? टूटने लगता है। दांत क्या होते हैं? टूटने लगता है। तो उस दांत को टूटने से बचाने के लिए, मतलब दांत को संक्षारण होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग क्षारीय प्रकृति का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय प्रकृति का उपयोग करते हैं। मतलब उसको उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय प्रकृति जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं।
वह किसके रूप में, दंत मंजन के रूप में। किसके रूप में, दंत मंजन के रूप में, माने ब्रश के रूप में। किसके रूप में करते हैं, ब्रश के रूप में। किसके रूप में, ब्रश के रूप में। अर्थात जो हम लोग ब्रश करते हैं उसका जो दंत मंजन होता है या टूथपेस्ट होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय। कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ब्रश करने वाले दंत मंजन या टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो कभी कभी खाद्य पदार्थ दांतों में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, तो हमारा दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग ब्रश के रूप में, प्रतिदिन ब्रश के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो क्षारीय पदार्थ का रूप करते हैं। वह किसके रूप में, दंत मंजन या टूथपेस्ट में। दंत मंजन या टूथपेस्ट में। तो ऑब्जेक्टिव में कई एक बार पूछा हुआ है कि ब्रश करने वाले दंत मंजन या टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। क्यों, क्योंकि हमारे मुंह में क्या बनता है, अम्ल। क्या बनता है, अम्ल। और जब अम्ल बनता है, अम्ल का निर्माण होता है, तो उस अम्ल को उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग पड़ता है, क्षारक का। किसका उपयोग पड़ता है, क्षारक का। तो ब्रश जो होता है, ब्रश की प्रकृति, ब्रश करने वाले दंत मंजन या टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। यहाँ तक में समझ में आ गया हो गया। ऑब्जेक्टिव में तीर का लिख लीजिएगा कि ब्रश करने वाले दंत मंजन की प्रकृति क्षारीय होती है, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला तीर का निशान देकर लिखना है, पहले समझ लेना उसके बाद लिखना है। तीर का निशान देकर डंक मारने वाले जीव, डंक मारने वाले जीव, डंक मारने वाले जीव या काटने वाले जीव, डंक मारने वाले जीव या काटने वाले जीव। ध्यान समझना, डंक मारने वाले जीव या काटने वाले जीव। जैसे में कौन कौन हो जाएगा, चींटी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, सांप हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, डंक मारते हैं। चींटी, मधुमक्खी, सांप, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, डंक मारने वाले होते हैं। बिढ़नी, ये सभी क्या होते हैं, डंक मारने वाले होते हैं। मतलब जितने भी जीव डंक मारने वाले होते हैं या काटने वाले होते हैं, वो वे सभी किसका निर्माण करते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मेथेनोइक अम्ल का या फॉर्मिक अम्ल का। मेथेनोइक अम्ल का या किसका, फॉर्मिक अम्ल का। डंक मारने वाले जीव जैसे में कहेगा कौन हो जाएगा, मधुमक्खी, चींटी, और क्या हो जाएगा, बिढ़नी, सांप, ये सभी जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल का अर्थात फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि डंक मारने वाले जीव जैसे में कह देगा मधुमक्खी, बिढ़नी, ये सभी जो है किस अम्ल का निर्माण करते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। यही जब अम्ल मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल हमारे रक्त के साथ मिलता है, हमारे खून के साथ क्या होता है, मिल जाता है। क्या होता है, उससे मिलता है, तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है। दर्द या किसका अनुभव होता है, जलन का। दर्द या किसका अनुभव होता है, जलन का। तो इस दर्द या जलन से छुटकारा पाने के लिए, मतलब जो अम्लीय बना उस अम्लीयता को दूर करने के लिए, उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो क्षारीय पदार्थ का। किसका उपयोग करते हैं, क्षारीय पदार्थ का। तो कहेगा क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। बेकिंग किसका, सोडा का, बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। तो तीर का निशान देकर लिखिएगा कि डंक मारने वाले जीव या काटने वाले जीव जैसे में कौन हो जाएगा, मधुमक्खी, बिढ़नी और बिच्छू, सांप, ये सभी में मेथेनोइक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला तीर का अंदर का लिखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल हमारे रक्त के साथ मिलकर, हमारे रक्त के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, मतलब CO2 बनाता है, जिसके कारण से हमें क्या होता है, दर्द या जलन का अनुभव होता है। दर्द या जलन का अनुभव होता है। दर्द या किसका अनुभव होता है, जलन का। किसका, जलन का। किसका, जलन का। तो इस दर्द या जलन को कम करने के लिए अर्थात उदासीन बनाने के लिए क्षारीय पदार्थ के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। क्षारीय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। किसका, बेकिंग सोडा का। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। एक आता है बिच्छू बूटी नामक पौधा। अगला तीर का देखा लिखेंगे बिच्छू बूटी नामक पौधा। बिच्छू बूटी नामक पौधा, कौन पौधा, बिच्छू बूटी नामक पौधा की जो प्रकृति होती है, माने उसका जो पत्ता होता है उसकी प्रकृति
अम्लीय होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, माने उसमें भी क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, उसमें भी क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। बिच्छू बूटी जो रहता है उसमें भी क्या पाया जाता है, अम्लीय, मतलब मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। जब हमारे शरीर के संपर्क में वो आता है तो हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है, दर्द या जलन का अनुभव होता है। तो उसको दूर करने के लिए, माने उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो डॉक नामक पौधे का, डॉक नामक पौधे का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, डॉक नामक पौधे का। जो बिच्छू बूटी का जो पौधा रहेगा उसी के बगल में क्या रहेगा, डॉक नामक पौधा रहेगा। क्या रहेगा, डॉक नामक पौधा रहेगा। जैसे आप लोग मूवी वूवी में देखे होंगे, किसी चीज को अगर बंदर उंदर को कोई चीज काट लेता है, सांप वो काट लेता है, तो वह तुरंत जाता है एक पेड़ के पास जाता है। तो पेड़ के पास जाता है तो पेड़ कौन है, डॉक नामक पौधा है। वो क्या है, डॉक नामक पौधा है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। जो अम्लता वो क्या करता है, नष्ट कर देता है, माने उदासीन बना देता है। क्या बनाता है, उदासीन बना देता है। तो पूछेगा बिच्छू बूटी नामक पौधे में डंकनुमा बाल होता है जो मेथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। इसकी अम्लता माने इसके को दूर करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए किसका उपयोग कहते हैं, डॉक नामक पौधे का। पूछेगा डॉक नामक पौधे की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगला टॉपिक की ओर। इससे एग्जाम में हर साल 1 या 2 नंबर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर पूछता है। एकदम ध्यान से एकदम देखना है। सिरका, क्या कह देगा, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका कहेगा तो सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन रहता है, एसिटिक अम्ल। अच्छा से एकदम ध्यान से सुनिएगा पहले, उसके बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट कीजिएगा। पहले एक सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका रहेगा तो क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। इमली में कहेगा तो कौन सा अम्ल, टारटेरिक अम्ल। इमली में कहेगा तो कौन सा अम्ल, टारटेरिक अम्ल। इमली में कौन सा रहता है, टारटेरिक अम्ल। कहेगा संतरा या नींबू में, संतरा या नींबू में तो साइट्रिक अम्ल। संतरा या नींबू कहेगा तो क्या कह देंगे, साइट्रिक अम्ल। संतरा या नींबू का देगा क्या देंगे, साइट्रिक अम्ल। संतरा है तो साइट्रिक अम्ल। संतरा रहेगा तो क्या देगा, साइट्रिक अम्ल। संतरा में कह देगा या नींबू में कह देगा तो कौन बोलेंगे, साइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे, साइट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर क्या कह देगा, अमदुर में। टमाटर या अमदुर में तो कौन अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर या अमदुर में कहेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल। आ कहेगा तो समझ जाना है कि अमदुर, आ इधर है तो इधर रखना ऑक्जेलिक अम्ल। आ रहेगा तो क्या समझना, ऑक्जेलिक अम्ल। अमदुर है मैंने आ है, समझ जाना ऑक्जेलिक अम्ल। क्या समझेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। थोड़ा थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें देखिए स कह रहा था साइट्रिक हो गया, तो स के साथ नींबू रखेगा, संतरा या नींबू तो साइट्रिक अम्ल। इसमें देखिए इमली का रहा है, इसमें कुछ नहीं उतना बन रहा है तो इमली का डायरेक्ट रखेंगे टार्टेरिक अम्ल। सिरका का क्या है, एसिटिक अम्ल। सिरका का क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब क्या रहेगा, सेब तो सेब का क्या हो जाएगा, मौलिक अम्ल। सेब में क्या रहता है, मौलिक अम्ल। सेब में क्या रहता है, मौलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। चाय, चाय में क्या रहता है, टैनिक अम्ल। चाय में क्या रहता है, टैनिक अम्ल। टैनिक क्या है, कौन अम्ल, टैनिक अम्ल। बसा, बसा में कहेगा अस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है, अस्कार्बिक अम्ल। बसा में क्या रहता है, अस्कार्बिक अम्ल, अस्कार्बिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। खट्टा दूध या दही में बोलेगा, खट्टा दूध या किसमें पूछेगा, दही में तो लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे ये मधुमक्खी का डंक कह देगा, चींटी का डंक कहेगा या नेटल पौधा कहेगा, बिच्छी बुट्टी का कह देगा डंक। तो इन सभी में जितने भी डंक मारने वाला होता है, काटने वाला होता है, उसमें क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो मधुमक्खी का कह देगा तो उसमें भी मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक भी कहेगा तो उसमें भी मधुमक्खी कह देगा मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। नेटर का पौधा कह देगा या बिच्छू बुट्टी का पौधा कह देगा, उसका भी डंक कहेगा तो उसमें क्या रहेगा, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। के बाद ये आगे आते हैं। प्याज या आंवला, प्याज या आंवला, प्याज या क्या, आंवला। इसमें रहेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या रहता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या रहता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या रहता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे ये मक्खन, मक्खन कहेगा तो ब्यूट्रिक अम्ल। मक्खन में क्या रहता है, ब्यूट्रिक अम्ल। इसे बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। मक्खन कह देगा तो उसमें क्या रहता है, ब्यूट्रिक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। भाषा में एक बार फिर सुनिए, अस्टियरिक अम्ल, अस्टियरिक अम्ल, अस्टियरिक अम्ल। भाषा में क्या देगा, अस्टियरिक अम्ल। क्या कहेंगे, अस्टियरिक अम्ल, अस्टियरिक अम्ल। चलिए समझ में आ गया होगा, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में हर साल इससे 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर, लवण। अगला टॉपिक क्या है, लवण लिख कर दीजिएगा, स्टार्ट देकर लिखिएगा लवण क्या है, लवण क्या है, एकदम ध्यान समझना लवण क्या है।
जब अम्ल और क्षारक, अम्ल रहेगा और क्या रहेगा, क्षारक रहेगा, उन दोनों के बीच अभिक्रिया करा देंगे तो एक उदासीन पदार्थ बनेगा। लवण अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्या, क्षारक के बीच अभिक्रिया हो जाएगा, माने दोनों जब मिलेगा, दोनों क्या होगा, आपस में मिल जाएगा तो एक उदासीन पदार्थ बन जाएगा। एक क्या बनेगा, उदासीन पदार्थ। तो उस उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, लवण। क्या बोलते हैं, लवण। क्या बोलते हैं, लवण। कोई पूछेगा लवण क्या है तो बोलेगा अम्ल और क्षारक जब आपस में मिल जाते हैं तो एक कैसा पदार्थ बनता है, उदासीन पदार्थ। कैसा पदार्थ बनता है, उदासीन पदार्थ। उस उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, लवण। उस उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, लवण। लवण समझ में आ गया हो कि लवण क्या है। तो पूछेगा लवण क्या है तो बोलेंगे जब अम्ल या क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है तो जो उदासीन पदार्थ बनता है उस उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, लवण। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। चलिए समझते हैं। अम्ल और क्षारक एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे में क्या हो जाएगा, तो अम्ल क्या ले लेंगे, HCl। HCl क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और क्षारक क्या हो जाएगा, NaOH के बीच अभिक्रिया होगी, माने ये अम्ल है और ये क्या है, क्षारक है। ये अम्ल है और ये क्या है, क्षारक है। इन दोनों के बीच क्या होगी, अभिक्रिया। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, अभिक्रिया। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो लवण बन जाएगा। क्या बनेगा, लवण। मतलब उदासीन पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन पदार्थ। इस उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, लवण। उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, लवण। इस उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलिएगा, लवण। क्या बोलेंगे, लवण। अम्ल रहेगा और क्षारक रहेगा, जब आपस में घुल मिल जाएगा, आपस में क्या होगा, घुले मिलेगा, माने आपस में अपने आप में एक दूसरे में क्या करेगा, घुल मिल जाएगा तो एक नया पदार्थ बनाएगा, उदासीन पदार्थ बनाएगा। उस उदासीन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, लवण। क्या बोलते हैं, लवण। कहेगा लवण की जो प्रकृति होती है कैसी होती है तो बोलेंगे उदासीन। क्या होता है, उदासीन। कैसी होती है, उदासीन। चलिए समझ में आ गया, वो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है अपने आप से, एक आधो को एग्जाम्पल अपने आप खुद लिख लीजिए।